pressure exerted by vapor at equilibrium. इसी को क्या बोला जाता है? वेपर प्रेशर. एक क्लोज कंटेनर मैंने ले लिया है ना, क्लोज कंटेनर मैंने लिक्विड भर दिया है ना. लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होगा है ना, वो क्या होगा? इवापोरेट होने लगेगा है ना. इवापोरेट होगा ऐसे है ना. इवापोरेट होगा तो लिक्विड के कंटेनर का जो वाल है, वाल पे वो प्रेशर देगा ना, प्रेशर आएगा इसके बाद है ना. उस टाइम पे एक टाइम पे एक तो इवापोरेट होगा तो लिक्विड का लेवल कम होते होते आएगा, और एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि ये कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब लिक्विड और मतलब कम होना बंद हो जाएगा है ना. यानी कि कंडेंसेशन भी हो जाएगा और इवापोरेशन, मतलब दोनों सिस्टम में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा. उसी पॉइंट पे अगर मैं इस कंटेनर का वेपर प्रेशर मेजर कर लूँ तो उसी को क्या बोला जाता है? वेपर प्रेशर. ठीक है. तो वेपर प्रेशर हम कब मेजर करते हैं? जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आता है ना. ऐसे नहीं कि पूरा है ना, अभी मान लो कि इसी कमरे में है ना मैंने पानी भर लिया पूरा का पूरा है ना, प्योर वाटर भर लिया पूरा का पूरा. ठीक है. 10 दिन बाद अगर मैं देख रहा हूँ पानी का लेवल कितना कम हुआ मैंने देख लिया, उसके बाद जो प्रेशर मैंने मेजर कर लिया वही हो जाएगा इस कंटेनर यानी कि रूम का वेपर प्रेशर. ठीक है ना. इक्विलिब्रियम में मेजर करते हैं इस चीज़ को है ना. क्यों नहीं मतलब कंटिन्यूसली अगर इवापोरेट हो रहा है तो क्यों नहीं मेजर करते? रिजल्ट गलत आएगा ना, इसलिए प्रोसेस नहीं करते. ठीक है. तो यहाँ पे जो लिक्विड जो हो गया, वाटर का जो होता है H2O, जो लिक्विड वेपर में जब जाता है मान लो कि यहाँ पे जब ये वेपर पे जाएगा तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम. अगर इसके लिए मैं कैपी लिखूँ, कैपी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊँगा वो क्या है ना. लिक्विड, प्योर लिक्विड के लिए हम इक्विलिब्रियम कैपी, जब कैपी का वैल्यू जो होता है वो होता है 1 है ना. तो इसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ PH2O, सिर्फ वेपर प्रेशर के वेपर की वजह से जो भी आएगा कैपी का वैल्यू वही होगा है ना. इसी को ही हम क्या बोल देते हैं? वेपर प्रेशर. ठीक है. समझ रहे हो ये बात या नहीं समझे है ना. इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए हम अगर कैपी अगर लिखा जाए तो ये तो लिक्विड है, प्योर लिक्विड के लिए 1, तो वेपर का भी लेंगे ना, जो वेपर का जो भी वैल्यू होगा वही वेपर प्रेशर है ना. इसी टर्म को ही बोला जा रहा है वेपर प्रेशर. ठीक है. नॉन इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को. ठीक है. बस अभी अगर वेपर प्रेशर की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है तो वोलेटाइल लिक्विड. वोलेटाइल समझते हो? वोलेटाइल मतलब जिसका टेंडेंसी होता है इवापोरेट होने का सबसे ज़्यादा है ना. जो जल्दी से जल्दी इवापोरेट होगा वो लिक्विड क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है ना. अभी मान लो कि मैंने वाटर कितने में इवापोरेट होगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस. इथानॉल मैं ले लूँ, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस है ना. ज़्यादा जल्दी कौन इवापोरेट करेगा, ये कि ये? इथानॉल करेगा है ना, क्योंकि इथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है ना. जितना बॉइलिंग पॉइंट कम उतना वेपर प्रेशर ज़्यादा है ना. बॉइलिंग पॉइंट कम मतलब वोलेटिलिटी भी ज़्यादा है ना. ये बात मैं बोल सकता हूँ इसके लिए है ना. तो पानी के केसेस में अगर बोला जाए तो हाँ 25 डिग्री सेल्सियस पे मतलब रूम टेम्परेचर पे तो वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है ना वो 24 यानी कि 23.8 ऑलमोस्ट 23.8 टॉर होता है, यानी कि 24 ही मान लो अप्रोक्सीमेटली 24 टॉर एट 25 डिग्री सेल्सियस है ना. अगर मेरे रूम पे मतलब कोई कंटेनर है वो 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर पे
उस पर पानी भर दिया ना, 25 डिग्री सेल्सियस पे 24 टॉर होता है वाटर का वेपर प्रेशर। एक्सपेरिमेंटली ये मेजर किया गया है, याद रखना है बस। ठीक है, वेपर प्रेशर पे कोई डाउट है? तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड किस पे करेगा? एक तो टेम्परेचर पे करेगा, है ना। अभी मैं इसी कंटेनर को मान लो कि ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है अभी रूम टेम्परेचर, है ना। मैं इसको लेके 37 या फिर 35 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री बढ़ा दिया तो वेपर भी बढ़ेगा, है ना। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो इस टेम्परेचर में वेपर प्रेशर इतना है, उस टेम्परेचर में वेपर प्रेशर कुछ भी आएगा, है ना। अलग अलग दो अलग अलग टेम्परेचर पे मैंने एक ही लिक्विड का वेपर प्रेशर मुझे वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करते थे, याद है ना। दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए अगर मुझे एक मान लो कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे T1 टेम्परेचर है, एक T2 टेम्परेचर है। T2 टेम्परेचर पे प्रेशर है P1, यहाँ पे वेपर प्रेशर है P2, है ना। एक ही लिक्विड का है मान लो। T1 टेम्परेचर पे P1 था, T2 टेम्परेचर पे P2 हो गया, है ना। अभी मुझे अगर वेपर प्रेशर मेजर करना है तो कौन सा इक्वेशन का यूज़ करते थे? हाँ, याद है, क्लॉसियस क्लैपियन इक्वेशन, है ना। उसके लिए तुम्हें कौन सा इसकी ज़रूरत पड़ेगी? डेल्टा H नॉट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। डेल्टा H नॉट 2.303 R1/T1 माइनस 1/T2 इज इक्वल टू log 10 P2/P1, है ना। ये इक्वेशन एक्चुअली इक्विलिब्रियम से आया है, वहाँ से ऐसे कैसे आया है ना। वो इक्विलिब्रियम में मिल जाएगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये क्या है? मान लो कि ये कंटेनर है, इस पे मैंने पानी भर दिया, प्योर वाटर, है ना। प्योर वाटर भर दिया। दूसरे पे मैंने क्या भर दिया? थोड़ा सा नमक भर दिया, ऐसे मतलब सॉल्यूट डाल दिया, तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। प्योर वाटर पे थोड़ा सा नमक डाल दिया तो सॉल्यूशन बन गया, है ना। अभी क्या होता है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर मान लो कि कुछ है, x1 ही आया, है ना। इसका वेपर प्रेशर क्या आएगा? x2 आएगा, है ना। x1 जो होता है ये ग्रेटर देन होता है x2 से, हमेशा प्योर वाले ज़्यादा वेपर प्रेशर देता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीज़न मैं बता दे रहा हूँ। सॉल्यूट का पार्टिकल जो क्या होता है, बड़ा होता है साइज में, और तुम डाल रहे हो ऊपर से नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मतलब क्या है? ये तो ऊपर उड़ेगा नहीं, उड़ेगा तो क्या? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट उड़ेगा, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ऊपर उड़ेगा, है ना। तो अब सरफेस पे कौन सा है? सॉल्यूट पार्टिकल भी है ना। इसके कंपैरिजन में इसका वेपर प्रेशर कम आएगा ना, उस हिसाब से देखा जाए तो सरफेस एरिया का जो अवेलेबिलिटी है इस केसेस में कम है और इस केसेस में ज़्यादा है, तो इसीलिए वेपर प्रेशर कम हो जाता है सॉल्यूशन के केस में, है ना। समझ गए ये बात? ये वाला दो सॉल्यूशन मैंने लिया, मतलब दो, एक प्योर वाटर लिया, प्योर वाटर का मैंने वेपर प्रेशर मेजर कर लिया एक टाइम पे, है ना। उसके बाद नमक डाल के मेजर कर लिया। नमक डालने के बाद वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, है ना। कितना कम होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ये इसका मान लो ये प्योर वाला है, मैं इसके लिए मान लेता हूँ P0, है ना। इसके लिए मान लेता हूँ मैंने PS, है ना। समझ रहे हो? हमेशा तो P0 ग्रेटर देन PS होता है, बोल तो दिया मैंने। तो P0 माइनस क्या लिखोगे? PS लिखोगे, है ना। जो बड़ा वाला वैल्यू छोटा से बड़ा माइनस कर दोगे, है ना। तो इसी को बोला क्या जाता है? इसी टर्म को बोला जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसी टर्म को बोला जाता है ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये लिखा था, समझ गए आप, है ना। अभी इसी टर्म को, अभी डेल्टा P को मैं वापस से
प्योर वाला जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उससे डिवाइड कर दूँ, मतलब P0 से डिवाइड कर दूँ, इसी टर्म को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। ठीक है, एंड इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। आप बताओ, तुमने यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा डाल दिया तो सोल्यूट का पार्टिकल ज़्यादा कवर करेगा एरिया और कम होगा, है ना। सोल्यूट के पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है ये वाला प्रॉपर्टी, है ना। तो ठीक है, राउल्स लॉ जो होता है, मैं अभी पढ़ाया नहीं उसको, बस बता देता हूँ। राउल्स लॉ इट इज़ फॉर ओनली आइडियल सॉल्यूशन। ये क्या कहता है, जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो डिपेंड करता है प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन के ऊपर। पढ़ा दिया था, बोल भी दिया था मैंने, है ना। राउल्स लॉ ये बोलता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सॉल्वेंट वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। मैंने बता दिया था, लिखवा दिया था तुम लोगों को, है ना। यहाँ तक समझ चुके थे? नहीं करवाया था, करवाया था। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है ये किसका प्रोडक्ट होता है, प्योर सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। एक्सपेरिमेंटली राउल्स ने ये निकाला है ना। एक साइंटिस्ट था राउल नाम का, है ना। हाँ, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तुम ऐड कर दोगे सॉल्यूशन का तो वेपर प्रेशर किसका इक्वल होगा, इसका। वोलेटाइल का केस नहीं पढ़ रहे हैं हम। हाँ, पूरे क्लास 12 में कहीं भी वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं आएगा। तो ये बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था, याद है ना। यही राउल्स लॉ होता है ना। इसी इक्वेशन को बदल के मैंने ऐसे लिखा था, PS डिवाइडेड बाई P0 इज इक्वल टू एक्स सोल्वेंट लिखा था, ये लिखा था। तो सिंस एक्स सोल्वेंट मोल फ्रैक्शन में जितना भी है सॉल्यूशन पे सबको प्लस कर दूं तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो एक्स सोल्वेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स सोल्यूट, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, है ना। अभी इसी टर्म को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, है ना। तो क्या आ जाएगा, PS अपॉन P0 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स सोल्यूट, ये हो जाएगा, हो रहा था। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू एक्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, है ना। वापस से क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS इज इक्वल टू P0 एक्स सोल्यूट, है ना। अब ये वापस से क्या आ गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ गया कि नहीं गया। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यहाँ से निकलता है ये वाला, है ना। अभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा P अपॉन P0 एक्स सोल्यूट, याद है। मैं रिकैप ही कर रहा हूँ बहुत स्पीड से जाके, है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, है ना। 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो, क्या आएगा, देखो जरा क्या आता है ना। टू डिवाइडेड बाय 1 कर दिया मैंने, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा P, मतलब 2 ऊपर जाएगा, डेल्टा P अपॉन क्या हो जाएगा, PS, है ना। डेल्टा
पी अपन पी एस इजिकल टू एक्स सोल्यूट एक्स सोल्वेंट होता है। ये वाला रिलेशन आया था, है कि नहीं? आया था, भूल गए। सोल्यूट को कैसे लिख सकते हैं? है ना, वापस से इसको मैंने ये कर किया था ना, डेल्टा पी अपॉन पी एस इजिकल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या लिखेंगे हम? एन ऑफ सोल्यूट, एन टोटल, एन ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट अपॉन एन टोटल लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं। तो डेल्टा पी अपॉन पी एस क्या होगा? एन सोल्यूट अपॉन एन सोल्वेंट, है ना? ये वाला टर्म आया था। अब ये जो सोल्यूट है, कौन सा सोल्यूट है? ऑब्जर्व की थ्योरेटिकल? ऑब्जर्व है ना? अब इसके साथ मैं आई कर दूं मल्टीप्लाई वेंट ऑफ फैक्टर, तो क्या हो जाएगा? अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे यानी कि यूरिया, ग्लूकोज, इथानॉल, बेंजीन, ऐसा जो सोल्वेंट कुछ दे नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो उस केसेस में ये वाला रिलेशनशिप तुम बैठा सकते हो, क्योंकि आई का वैल्यू 1 होता है तो गड़बड़ नहीं होगा। अगर NaCl या फिर एसिटिक एसिड HCl ऐसा कुछ एसिड दे तो ये रिलेशन के शिप के साथ आई मल्टीप्लाई करना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है ना? समझ चुके हो ये वाली बात? तो क्वेश्चन कर लो, फिर निकालते हैं, ठीक है? एक बात और ये पहले सुन लो, उसके बाद वो वाला बात बताऊंगा, ठीक है? क्या था रिलेशन? डेल्टा पी अपॉन पी एस इजिकल टू एन सोल्यूट एन सोल्वेंट इनटू आई, है ना? इसको एन सोल्यूट रहने देते हैं हम, इसको W गिवन मास ऑफ सोल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सोल्वेंट, है ना? ये होता है। मोलार मास हमेशा ग्राम पर मोल पे आता है। अगर सोल्वेंट ग्राम में दिया जाता है तो, है ना? यहाँ पे देखो सर, बाद में मत पूछना कि कहाँ से 1000 आया एक्स्ट्रा, ठीक है? अब मैं इसको क्या करूँ? एन सोल्यूट हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, मोलार मास ऑफ सोल्वेंट, नीचे क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सोल्वेंट आ जाएगा इन ग्राम, होगा इनटू आई। याद आ रहा है? ये ग्राम में है, इसको मुझे केजी में लेके जाना है, समझ रहे हो? अब एन सोल्यूट मैं कर दिया और इसको मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया, है ना? अब ये डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, है ना? तो यहाँ पे एम सोल्वेंट मैंने लिख दिया इनटू आई, हो गया ये वाला बात। अब समझ चुके हो? अब ये टर्म केजी में चला गया कि नहीं चला गया बताओ? अब ग्राम में था, 1000 से मैंने भाग कर दिया तो क्या किस पे चला गया? तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये केजी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? W सोल्वेंट, अब ये किस पे चला गया? केजी पे चला गया कि नहीं चला गया? 1000 से भाग कर दिया तो एन सोल्यूट अपॉन W सोल्वेंट, मास ऑफ सोल्वेंट इन केजी, इस टर्म को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? मोलालिटी बोला जाता है। स्मॉल m नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्वेंट इन केजी, इसको बोला जाता है मोलालिटी, है ना? तो मैं इस टर्म को m लिख दूं, स्मॉल m, और मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास ऑफ सोल्वेंट, है ना? मोलार मास ऑफ सोल्वेंट, है ना? नीचे क्या रह जाएगा? 1000, ये तो रह जाएगा ना, इनटू आई, हो गया। अब
मोलार मास तुम जब कैलकुलेट करोगे सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट यानी कि मैक्सिमम केसेस में वाटर ही होता है, वाटर का मोलार मास कितना होता है 18 होता है। अब 18 को तुम्हें केजी में चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे ऑलरेडी 1000 है ना। समझ चुके हो ये वाली बात, है ना। अब डेल्टा पी अपन पी एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वाला आ गया। आप समझ चुके हो कि नहीं समझ चुके हो, कहाँ से 1000 आया था, यहाँ से आया था एक्स्ट्रा वाला एक। क्लियर, या वापस समझाओ इस चीज़ को दोबारा। समझ गए, पता नहीं, वापस से समझाओ, हो गया, समझ गया या नहीं समझे, नहीं समझे तो वापस से समझा देंगे। हो गया, आगे लेके जाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को बाद में करना, ठीक है, क्वेश्चन को बाद में करना, इसी रिलेशन से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। पे देखो 2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज टेकन, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बोला है क्वेश्चन में, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए बोला है, रिलेटिव लो आएगी इन वेपर प्रेशर नहीं कैलकुलेट करने के लिए बोला है। जो बोला है वो करो, है ना। कैसे करोगे, डेल्टा पी अपन पी एस इजिकल टू क्या था, सीधा m इंटू एम सोल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 आई क्या हो जाएगा इस केसेस के लिए, आई का वैल्यू 1, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस, हो गया। पी नॉट तो मुझे पता है, पी नॉट मुझे पता है ना, क्वेश्चन में देके रखा है 24, है ना। तो m कितना हो जाएगा 2, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देंगे 2। मोलार मास ऑफ वाटर कितना होता है 18, 1000 इंटू 1, पी नॉट 24 रखोगे, पी एस कितना है ना, ये कितना आ जाएगा पूरा का पूरा 36/1000 यानी कि 0.0036। पूरा का पूरा कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, मैं आंसर कैलकुलेट करके रखा था 23.1 है ना। पी एस का वैल्यू कितना आ जाएगा 23.1, कैलकुलेट कर सके तो, है ना। अब मैं पूछ लूँ रिलेटिव लो आएंगे इन वेपर प्रेशर क्या होगा, इसी क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड कर दिया, रिलेटिव लो आएंगे इन वेपर प्रेशर क्या होगा 0.036। तो कैलकुलेट करके देखो ना एक बार, मुंह से बोलने से अच्छा है एक बार कर लो। ये रिलेटिव लो आएंगे इन वेपर प्रेशर कहाँ है ना। RLVP कैलकुलेट करो, नेक्स्ट पार्ट मैंने दे दिया है यहाँ। कैलकुलेट बी पार्ट दे दिया मैंने इसका, कैलकुलेट RLVP। RLVP क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, है ना। डेल्टा पी अपॉन पी नॉट का मतलब क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट। पी नॉट कितना है 24 माइनस ये आया 23.1 डिवाइडेड बाय 24, कितना आ जाएगा, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नोट कर लिया है ना। मैं बस इस चीज़ को कैसे तोड़ा जाता है वो ही सिखाऊंगा, ठीक है। कल सिखाया भी था, जो नहीं आया है वो एक बार देख लो, है ना। 10% W/W मतलब वेट बाय वेट का मीनिंग क्या होता है, 10 ग्राम यूरिया यानी कि सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना, सोल्वेंट मत लिख देना, इसका मीनिंग ये होता है 10 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में सॉल्यूशन इस पार्ट को मैं दो भाग में बांट देता हूँ। 10 ग्राम क्या है, यूरिया है, तो रेस्ट ऑफ द क्या हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द क्या हो जाएगा, वाटर, है ना। ये हो जाएगा मेरा वाटर और ये हो जाएगा मेरा यूरिया। मोल्स निकाल लूँ मैं इसका, मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा
10/60 यानी कि 1/6। वाटा कितना हो जाएगा? 90/18 होगा। मोल्स मैंने निकाल लिया। अब क्या बचा है? हो गया। इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो। कर दिया मैंने पूरा का पूरा, है ना। अब सॉल्यूशन में तुम्हें क्या चाहिए? अब पूरा का पूरा हो ही गया सब कुछ, है ना। तो डेल्टा पी अपॉन पी एस क्या लिख सकते हो? एन सोल्यूट एन सॉल्वेंट इनटू आई। सोल्यूट का मोल्स कौन सा रखेंगे हम? 1/6। सॉल्वेंट का ये आई 1 हो गया। पी एस पी डेल्टा पी कैलकुलेट करने के लिए पी नॉट तुम्हें दिया गया है ना। पी एस कैलकुलेट कर सकते हो। पी एस कैलकुलेट करने के बाद आर एल भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो करो ना। ठीक, इसको एनालिसिस करना कैसे, मतलब खोलना है, यही सिखाना है। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 24 टोर होता है। प्योर वाटर का वो दिया होगा तुम्हें। पी नॉट का वैल्यू दिया होता है। तुम्हें तो वैल्यू देना नहीं, तो कैलकुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना तुम्हें। क्या कैलकुलेट करोगे तुम? नहीं दोगे तो कितना आया? आंसर कितना आया? 23 पी एस का हो गया 23.2। अब आर एल वी पी कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 0.03। देखो ऐसे बहुत जल्दी कैलकुलेट करना होगा। किसका आंसर मैच कर रहा है?